हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम पेट में एसिड के चलते होने वाले घावों के बारे में बात करेंगे, जिसे पेप्टिक या स्टमक अल्सर कहते हैं। कई बार पेट या आंतों की अंदरूनी सतह पर एसिड की वजह से जख्म बन जाते हैं। ये अल्सर एक तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी होते हैं। इस बैक्टीरिया के संक्रमण के लक्षण शुरुआत में बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इसकी पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक कि अल्सर बहुत ज़्यादा नहीं फैल जाते। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, स्टेरॉइड की दवाइयाँ और सिगरेट शराब के सेवन से भी अल्सर होते हैं। और आजकल मानसिक तनाव बढ़ने के कारण भी कई लोगों को अल्सर की तकलीफ हो रही है। इसका इलाज कैसे किया जाए, और इसी पर आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास सिंगला। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो, नमस्कार गुंजन जी। डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को समझाइए सबसे पहले कि पेप्टिक और स्टमक अल्सर आखिर क्या है और ये किन वजहों से होता है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब हम खाना खाते हैं, ये जाकर हमारे स्टमक या पेट में स्टोर हो जाता है। इसके बाद स्टमक में इस खाने का पार्शियल डाइजेशन होता है और उसके बाद ये खाना छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ ये खाना एब्जॉर्ब होता है। तो कई बार हमारे स्टमक की लाइनिंग के अंदर जख्म बन जाते हैं। इससे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो हमारे जो स्टमक की थिकनेस 4 mm की होती है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के अंदर इस वॉल की जो सुपरफिशियल लाइनिंग है, जिसे हम मिकोजा और सबमिकोजा बोलते हैं, उसके अंदर जख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ओके, तो इनकी वजह क्या होती है होने की इस प्रॉब्लम को? बार बार कई लोगों को तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इसको बार बार जो ये बीमारी अकर होती है, इसकी वजह क्या है? तो पेप्टिक अल्सर के जो 3 सबसे मेन कारण हैं, वो हैं एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होना, जी। या फिर दवाइयाँ जैसे कि पेन किलर हैं, उनके सेवन से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। और तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इश्यूज। तो सबसे पहले एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। इस कंडीशन को हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स में एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होने के बाद एसिड ज़्यादा बनता है। इससे हमारे स्टमक में या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से, जिसे हम ड्यूोडेनम बोलते हैं, इनमें अल्सर बन जाते हैं। इसी कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ओके। दूसरा कारण है पेन किलर का इस्तेमाल होना। कई बार हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है या शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज कई बार पेन किलर दवाइयाँ, जैसे कि मार्केट में बोवरेन या ब्रुफेन नाम से मिलती है, उनका सेवन करते हैं। इन दवाइयों के सेवन से भी पेट में और छोटी आंत में अल्सर बन सकते हैं। ओके। और तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इश्यूज। कुछ लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, इन लोगों को भी पेट में अल्सर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर कारण होते हैं जिससे कि पेट में अल्सर बन सकते हैं, जैसे अगर किसी को लिवर की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है या ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। इन सभी कारणों से भी पेट में अल्सर बन सकते हैं। ओके। एसिडिटी बहुत कॉमनली पाई जाती है हमारे देश में, और हमारा जिस तरह का खाने पीना, ऑयली हम बहुत खाते हैं, स्पाइसी बहुत खाते हैं, हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो खासकर, तो जो एसिडिटी है वो क्या आगे चलकर एक अल्सर का कारण बन सकती है? तो एसिडिटी एक बहुत ही वेग सिम्टम है। एसिडिटी के कई कई से कारण होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि कई बार हार्ट अटैक होने से भी मरीज को लगता है कि एसिडिटी हो गई है। जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मरीज को किस तरह के इश्यू आ रहे हैं। यदि किसी मरीज को पहली बार लगता है कि चेस्ट में एसिडिटी है और साथ में पसीने आ रहे हैं या सांस फूल रहा है, ऐसे मरीजों को हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है। उन्हें अपना ओके। हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। यदि किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी है और चेस्ट के अंदर सिम्टम ज़्यादा है, लगता है कि छाती में जलन हो रही है या मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, ऐसे मरीजों को GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। जी। इस कंडीशन के अंदर हमारे जो पेट का एसिड है वो हमारे चेस्ट में फूड पाइप में आ सकता है। इससे फूड पाइप के अंदर जख्म भी बन सकते हैं। इस कंडीशन को हम रिफ्लक्स डिजीज या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं।
और इसके अलावा अगर किसी को पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस है या पेट में अल्सर बन गया है, ऐसे मरीजों को भी पेट में एसिडिटी हो सकती है। ओके। डॉक्टर ये बताइए, क्योंकि शुरुआती जो इसकी स्टेज में इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या ये जो लक्षण है बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने पर ही दिखाई देते हैं? तो जो इस बीमारी के जो शुरुआती लक्षण हैं वो हैं पेट के अंदर भारीपन होना या खाना खाने के बाद पेट फूल जाना। तो यदि ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। यदि मरीज इस शुरुआती स्टेज के अंदर अपना इलाज नहीं करता है तो ऐसे मरीजों को अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिन्हें मुंह से खून आता है या स्टूल के अंदर ब्लैक कलर का ब्लड आता है। ऐसे मरीजों को अल्सर हो सकता है। तो यदि हम अल्सर का इलाज नहीं करते हैं तो पेप्टिक अल्सर से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ मरीजों के अंदर इस अल्सर के कारण स्टमक का रास्ता ब्लॉक हो सकता है और मरीज को खाना खाने के बाद वोमिटिंग हो सकती है। हाँ जी। डॉक्टर, पेप्टिक तो अल्सर का पता लगाने के लिए अमूमन कौन से टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब भी हमें पेप्टिक अल्सर का सस्पिशन होता है, हम मरीज को एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। ओके। एंडोस्कोपी के लिए मरीज को फास्टिंग आना होता है। 8 घंटे की फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर मरीजों का एंडोस्कोपी का काफ़ी डर होता है, परंतु मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आजकल जो हम एंडोस्कोपी करते हैं काफ़ी पेनलेस होती है। उसके दौरान मरीज को नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि किसी तरह का पेन ना हो। एंडोस्कोपी में एक कैमरा होता है, कैमरे से हम पूरे स्टमक की जांच कर सकते हैं और यदि हमें पेट में कहीं जख्म नजर आता है तो हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो कई बार हम पेट में एच पाइलोरी की जांच के लिए भी बायोप्सी लेते हैं। ओके। डॉक्टर, क्या इससे बीमार व्यक्ति को तेल और मसालेदार खाने से ज़्यादा परेशानी होती है? तो जब भी हमारे पास पेप्टिक अल्सर के मरीज आते हैं उसका सबसे पहला इलाज है डाइट को चेंज कर देना। यदि डाइट के अंदर ऑयली फूड ज़्यादा है तो ऐसे मरीजों को ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा, जब मरीज को पेट में अल्सर बन जाते हैं तो उनका पेट काम करना बंद कर देता है और स्टमक के लिए सबसे डिफिकल्ट फूड जो डाइजेशन के लिए है वो है फैट। हमारी डाइट के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं। तो इन सब में सबसे डिफिकल्ट डाइजेशन फैट का होता है। तो यदि किसी को पेप्टिक अल्सर के सिम्टम है तो हम सलाह देते हैं कि वो डाइट में फैट का कम सेवन करें ताकि पेट में होने वाली गैस और दर्द को कम किया जा सके। जी। डॉक्टर, ये भी बताइए, इस बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगता है और पेशेंट्स को इलाज के दौरान कैसा खाना चाहिए, और क्या पेशेंट इस दौरान जो दवाइयाँ लेता है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो आमतौर पर पेप्टिक अल्सर के लिए हम 6 हफ्ते की दवाई देते हैं। जो इसका सबसे मेन कारण है वो है एच पाइलोरी की इन्फेक्शन। एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए हम 10 से 14 दिन के लिए ओरल एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं और साथ में कुछ दवाइयाँ जो पेट का एसिड कम करती हैं उनको हम 6 हफ्ते के लिए कंटिन्यू करते हैं। और इस इलाज के दौरान मरीज को बिल्कुल ब्लैंड डाइट लेनी है, उन्हें फैट कम लेना है, ऑयली फूड कम लेना है, डाइट के अंदर मसाले बिल्कुल कम होने चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और साथ में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेनी है। मरीज को 2-2 घंटे के इंतराल पर कुछ ना कुछ खाना है। कई बार हम देखते हैं कि मरीज सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा लंच और डिनर करते हैं और बीच में कुछ भी खाना नहीं खाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि ऐसे मरीजों को शॉर्ट इंटरवल पे फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर, ये बताइए, क्या स्टमक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में कुछ फ़र्क है, और क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, और क्या गैस्ट्रिक अल्सर से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है? तो आप पूछना चाहते हैं कि स्टमक अल्सर और कैंसर में क्या फ़र्क है? तो कई बार जो स्टमक कैंसर है वो बिगिनिंग में गैस्ट्रिक अल्सर की तरह दिख सकता है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं कुछ अल्सर ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर हमें कैंसर का सस्पिशन होता है, तो ऐसे अल्सर की हम बायोप्सी लेते हैं। स्टमक के ज़्यादातर कैंसर बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब है कि उनके अंदर कैंसर नहीं है और ये एच पाइलोरी की इन्फेक्शन से होते हैं। परंतु कुछ अल्सर जो है स्पेशली ओल्ड एज में वो कैंसर भी हो सकते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एच पाइलोरी से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो यदि हम एच पाइलोरी का इलाज नहीं करते हैं, ऐसे कुछ मरीजों को गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। ओके। तो यदि किसी को एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है और उसको ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो ऐसे मरीजों को गैस्ट्रिक कैंसर की संभावना होती है। ओके।
डॉक्टर, इलाज के बाद व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे ऐसी समस्या दोबारा ना हो? तो इस अगर हमें गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करना है तो हमें जानना है कि किस कारण से हुआ है। तो यदि ये एच पाइलोरी की इन्फेक्शन से है तो हमें एच पाइलोरी को ट्रीट करना है, और एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के 6 हफ्ते बाद हम कंफर्म करते हैं कि एच पाइलोरी का इरेडिकेशन हो गया है। एच पाइलोरी की इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकती है। इसके लिए मरीज को हाइजीनिक फूड खाना है, मरीज को बाहर का फूड अवॉइड करना है, मोस्टली होम कुक फूड लेना है। और यदि किसी मरीज को सिगरेट स्मोकिंग से अल्सर हुआ है या दवाइयों के सेवन से अल्सर हुआ है तो ऐसे मरीजों को सलाह देते हैं कि पेन किलर दवाइयाँ कम से कम लें, और यदि पेन किलर की दवाई लेनी भी है तो ऐसी दवाइयाँ लें जिससे कि पेट में अल्सर ना बने। और यदि मरीज को स्मोकिंग से अल्सर हुए हैं या ड्रिंक करने से अल्सर हुए हैं तो ऐसे मरीजों को स्मोकिंग और ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर, ये बताइए, शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है, क्योंकि स्ट्रेस से भी हमें पेट से संबंधित कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दोनों बातें कैसे कोरिलेट करती हैं? स्ट्रेस किस तरह से हमारे पेट से संबंधी जो बीमारियों पर असर डालता है? गुंजन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। जब हम ओपीडी में देखते हैं जिन मरीजों को स्ट्रेस ज़्यादा है उनको पेट में दर्द भी ज़्यादा होता है और उनको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ऐसे सिम्टम भी ज़्यादा होते हैं। जी इसका कारण है ब्रेन गट एक्सिस। तो ब्रेन गट एक्सिस का मतलब है कि यदि मरीज को कोई स्ट्रेस है तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और ये केमिकल जाकर हमारे पेट में और इंटेस्टाइन पर जाकर काम करते हैं, जिससे कि पेट में एसिड ज़्यादा बन सकता है और हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी चेंज हो सकती है। तो यदि किसी को स्ट्रेस है और स्ट्रेस अवॉइड करते हैं तो ऐसे मरीजों को हमें इलाज करने में काफ़ी आसानी मिलती है और हम सिम्टम को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ योगा करना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए। इससे वे स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका शेड्यूल है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है और रात जी को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो पेट की बीमारियों के इलाज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन लाइफ हो। हम सजेस्ट करते हैं कि मरीज को रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और जी साथ में कुछ योगा, मेडिटेशन या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें। जी, अगर हम मोटा मोटा समझे इस बात को तो यही होगा कि हम अपने खान पान में बदलाव करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो हम पेट से संबंधित काफ़ी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। बिल्कुल, लाइफ शुड बी डिसिप्लिन। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। मील शुड बी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड इट शुड बी ए बैलेंस्ड डाइट। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन। खराब खानपान और गैस्ट्रिक की समस्या के कारण स्टमक अल्सर जैसी समस्या हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया। वैसे तो स्टमक अल्सर से कैंसर का खतरा नहीं होता, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर से कैंसर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए, क्योंकि दवाओं से इसे ठीक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.